नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो में आपके लिए दो सनसनीखेज कहानियां लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की पहली कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चांदपुर गांव में रहने वाले परमात्मा नंद यादव की। वे किसान परिवार से थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में रुचि होने के कारण शिक्षक बन गए। 1982 में उन्हें मऊ जिले के रतनपुरा में नेहरू इंटर कॉलेज में अध्यापक की नौकरी मिली। ये उनके जीवन का बड़ा मोड़ था। बलिया से मऊ आकर उन्होंने बिंदु निवास में किराए का घर लिया और अपनी पत्नी शांति को बुला लिया। शांति घरेलू कामों में व्यस्त रहती थी। दंपति ने मिलकर एक खुशहाल परिवार बसाया, जिसमें उनके 6 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी सविता 30, ममता 25, संगीता 21, धीरज कुमार 18, राजीव रंजन 16 और सबसे छोटी ज्योति जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। परमात्मा नंद हाई स्कूल में गणित और विज्ञान पढ़ाते थे। उनकी दिनचर्या नियमित थी। सुबह स्कूल, शाम को घर और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान। परिवार में खुशी थी। सविता और ममता की शादी हो चुकी थी और अब संगीता के लिए रिश्ता ढूंढने की बारी थी। संगीता सुंदर, समझदार और महत्वाकांक्षी थी। उसकी आंखें आकर्षक थी और मुस्कान में एक खास जादू था। बीएससी करने के बाद उसने गुलौरी गांव के न्यू लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। स्कूल छोटा था, लेकिन संगीता को बच्चों से लगाव था। वो सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूल जाती। स्कूल के मैनेजर जितेंद्र कुमार यादव शादीशुदा थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक करिश्मा था। वे संगीता से अक्सर स्कूल के कामों पर बात करते। शुरुआत में ये सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे बातें व्यक्तिगत हो गई। एक दिन स्कूल के बाद जितेंद्र ने संगीता को चाय पर बुलाया। तुम्हारी पढ़ाने की शैली कमाल की है, उन्होंने कहा। उनकी नजरें संगीता पर टिकी थी। संगीता शर्मा गई। उस शाम वे देर तक बातें करते रहे। जितेंद्र ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। शादीशुदा होने के बावजूद घर में अकेलापन। संगीता को लगा कि वो संवेदनशील है। समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ी। स्कूल के बाद कभी पार्क में, कभी कैफे में। जितेंद्र छोटे छोटे तोहफे देते, एक किताब, एक फूल। संगीता को यह रोमांचक लगता। एक शाम जब स्कूल खाली था, जितेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरे लिए खास हो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। संगीता का दिल तेज धड़का। वो जानती थी कि यह गलत है, लेकिन उस पल सब सही लगा। उनकी पहली चुंबन उस शाम हुई, नरम और भावुक। जितेंद्र के स्पर्श में जादू था। वे रातों में फोन पर बातें करते। जितेंद्र प्यार भरे मैसेज भेजते। तुम्हारी आंखें मुझे सोने नहीं देती। संगीता जवाब देती, लेकिन सतर्क रहती कि घरवाले न जाने। लगभग 1 साल तक संगीता पढ़ाती रही, लेकिन फरवरी 2015 में उसने नौकरी छोड़ दी। परिवार को बताया कि वेतन कम है, काम ज्यादा। असल में जितेंद्र की पत्नी को उनके रिश्ते की भनक लग गई थी। पत्नी ने मैसेज देखे और मायके चली गई। जितेंद्र ने संगीता से दूरी बनाई। हमें यह बंद करना होगा, मेरा परिवार टूट रहा है, उसने कहा। संगीता रो पड़ी। वो जितेंद्र से गहराई से जुड़ चुकी थी। उनकी यादें, उनका स्पर्श, बालों में उंगलियां फिराना उसे सताती। उसने नौकरी छोड़ दी, उम्मीद में कि समय सब ठीक कर देगा। नौकरी छोड़ने के बाद संगीता घर पर रहती। वो मां की मदद करती, लेकिन मन उदास था। वो नई नौकरी ढूंढ रही थी। 5 मार्च 2015 को होली के त्योहार के बीच स्कूल से एक फोन आया। एक महिला टीचर ने कहा, मैनेजर सर ने आपको बुलाया है। संगीता का दिल धक से रह गया। वो तैयार हुई, सलवार सूट पहना, बाल संवारे और 12 बजे स्कूल के लिए निकली। मां को बताया कि जल्दी लौटेगी। स्कूल पहुंचकर उसे अजीब लगा। होली की छुट्टी थी, स्कूल खाली था। जितेंद्र कहीं नहीं था। महिला टीचर ने कहा कि सर कमरे में है।
संगीता अंदर गई। अचानक दरवाजा बंद हुआ और कुछ लोग आए। क्या हो रहा है? वो चीखी। उसे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया गया। डर से उसका दिल कांप रहा था। उसने मां को फोन किया। मां, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है, मैं डर रही हूं। शांति जी घबरा गई। बेटी, कहां हो? लेकिन फोन कट गया। संगीता ने फिर ट्राई किया, लेकिन सिग्नल नहीं था। घर में हंगामा मच गया। शांति जी अकेली थी। परमात्मानंद और बेटा धीरज रिश्ता देखने गांव गए थे। सविता, जो होली के लिए मायके आई थी, ने सुना तो संगीता को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। सविता बेचैन हो गई। उसने कई बार कोशिश की, पर नाकाम रही। शाम होने लगी। परमात्मानंद को फोन किया गया। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन फोन बंद। तभी रामभवन यादव का फोन आया। रामभवन जितेंद्र के चचेरे भाई और परिवार के पुराने जानकार थे। संगीता रसड़ा में देखी गई है, प्यारेलाल चौराहे पर मिलिए, उन्होंने कहा। परमात्मानंद अपने चचेरे भाई शारदानंद के साथ रसड़ा पहुंचे। रामभवन एक साथी के साथ इंतजार कर रहा था। सभी ने संगीता की तलाश शुरू की। घंटों खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं। सूर्यास्त के बाद रामभवन ने कहा, घर चलिए, आगे की जानकारी वहां जुटाएंगे। रतनपुरा लौटते लौटते रात हो गई। सविता ने कहा, पापा, पुलिस में रिपोर्ट करिए। रामभवन ने रोका, जल्दबाजी मत करो, बदनामी होगी, पहले और पता लगाएं। परमात्मानंद मान गए। रात चिंता में कटी। अगली सुबह रामभवन आए। संगीता स्कूल के कमरे में पंखे से लटककर जान दे चुकी है। सब सन्न रह गए। परमात्मानंद ने पुलिस को फोन किया। मेरी बेटी स्कूल में गंभीर हालत में है। वे शारदानंद और पड़ोसियों के साथ स्कूल पहुंचे। पुलिस आई। चौकी प्रभारी पारसनाथ सिंह और थाना प्रभारी आत्मा यादव। कमरे में बेंचें हटाई गई तो कोने में संगीता बेहोश पड़ी मिली। उसकी सांसें थम चुकी थी। फर्श गीली थी, जैसे सबूत मिटाए गए हों। मोबाइल में सिम नहीं थी। शरीर पर संदिग्ध निशान थे। पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि संगीता पहले यहां पढ़ाती थी। जितेंद्र ने बुलाया था। रामभवन ने सुबह सूचना दी। शव को थाने, फिर अस्पताल भेजा गया। होली के दिन घर में मातम था। शाम को अंतिम संस्कार हुआ। परमात्मानंद ने थाने में शिकायत दी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कहा गया। संगीता की मौत ने रतनपुरा में सनसनी मचा दी थी। होली का रंग फीका पड़ गया और परमात्मानंद का परिवार शोक में डूब गया। पुलिस ने जांच शुरू की। थाना प्रभारी आत्मा यादव ने घटनास्थल का मुआयना किया। कमरे में गीली फर्श और संगीता के शरीर पर संदिग्ध निशान संदेह पैदा कर रहे थे। मोबाइल में सिम न होना और चप्पलें पास में पड़ी होना रहस्य को गहरा रहा था। आत्मा यादव ने स्कूल के मैनेजर जितेंद्र कुमार यादव और उनके चचेरे भाई रामभवन यादव पर शक जताया। प्रारंभिक जांच में संगीता की मौत को आत्महत्या माना गया, लेकिन कुछ सवाल अनुत्तरित थे। परमात्मानंद ने हल्धरपुर थाने में लिखित शिकायत दी, पर थाना प्रभारी ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही केस दर्ज होगा। 7 मार्च को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इसमें लिखा था कि संगीता की मौत दम घुटने से हुई। कुछ और खुलासे भी हुए, जिनसे मामला उलझ गया। शरीर पर चोट के निशान और संदिग्ध स्थिति ने सवाल उठाए। डॉक्टरों ने सैंपल लखनऊ की लैब भेजे। पुलिस ने जितेंद्र और रामभवन पर धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना और धारा 201 सबूत मिटाना के तहत केस दर्ज किया। एसपी अनिल कुमार सिन्हा के आदेश पर एसपी सुनील कुमार सिंह ने 7 मार्च की रात परमात्मानंद के घर जाकर पूछताछ की। अगले दिन 8 मार्च को एसपी और जिलाधिकारी चंद्रकांत पांडे गुलौरी पहुंचे। उन्होंने स्कूल का कमरा देखा और परिवार से अलग अलग बात की। प्रेस से बातचीत में एसपी ने कहा, जांच से आत्महत्या लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम कुछ और कहानी बयान करती है। निष्पक्ष जांच होगी, दोषी नहीं बचेंगे।
9 मार्च को कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता हुई। बड़ा खुलासा हुआ, संगीता और जितेंद्र के बीच प्रेम संबंध थे। जितेंद्र शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे। फिर भी संगीता और उनके बीच रात रात भर फोन पर बातें होती थी। जितेंद्र के प्यार भरे मैसेज, तुम मेरी जिंदगी हो, संगीता उसे दीवाना बना रहे थे। उनकी मुलाकातें स्कूल के खाली कमरों में होती, जहां जितेंद्र का स्पर्श संगीता को एक अलग दुनिया में ले जाता। उनकी अंतरंग पल, जैसे जितेंद्र का उसकी कमर पर हाथ रखना या गाल पर हल्का चुंबन, संगीता को रोमांचित करता। लेकिन जब जितेंद्र की पत्नी को यह पता चला, वो मायके चली गई। जितेंद्र ने संगीता से दूरी बनाई। संगीता टूट गई थी। वो जितेंद्र पर शादी का दबाव डाल रही थी। 5 मार्च को उसे पता चला कि जितेंद्र स्कूल में है। वो मिलने गई, लेकिन जितेंद्र नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक अगली सुबह जितेंद्र के पिता विक्रमा यादव ने संगीता को कक्षा नंबर 5 में संदिग्ध हालत में देखा। वो घबरा गए और जितेंद्र को बुलाया। जितेंद्र ने राम भवन को फोन किया। दोनों ने पुलिस को सूचना देने के बजाय शव को कमरे के कोने में छिपाया और बेंचें रख दी। पुलिस को बाद में पता चला, जांच में नया मोड़ आया। जितेंद्र पर न केवल आत्महत्या के लिए उकसाने और सबूत मिटाने, बल्कि धारा 376 बलात्कार का भी आरोप लगा। पुलिस ने पाया कि संगीता और जितेंद्र के बीच शारीरिक संबंध थे। संगीता की उम्मीदें जितेंद्र से बंधी थी, लेकिन उसकी बेवफाई ने उसे तोड़ दिया। जितेंद्र और विक्रमा को 10 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की जेल भेज दिया। राम भवन फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में छापे मार रही थी। 11 मार्च को मामला विधान परिषद तक पहुंचा। सपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट की मांग की। राम भवन ने फरार होने से पहले एक पत्र भेजा, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की। उसने लिखा, मैं निर्दोष हूं। संगीता मेरी बहन जैसी थी। मैंने उसे ढूंढा और पिता को सूचना दी। उसने अपने अनाथ होने की बात कही, लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं था। जांच में सामने आया कि जितेंद्र ने संगीता को भावनात्मक रूप से बांधा था। उनके बीच की नजदीकियां, रात के फोन कॉल्स, गुप्त मुलाकातें एक खतरनाक रास्ते पर ले गई। संगीता का जितेंद्र पर भरोसा टूटा और उसकी जिंदगी उसी टूटन में खत्म हो गई। पुलिस ने पाया कि स्कूल के कमरे में जो हुआ, वो आत्महत्या से ज्यादा जटिल था। कमरे की गीली फर्श और गायब सिम कार्ड ने सबूत मिटाने की कहानी बयान की। परमात्मानंद और उनका परिवार टूट चुका था। जांच लखनऊ की लैब की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। इस घटना ने कई सवाल छोड़े। जितेंद्र की बेवफाई और छुपे रिश्ते ने एक मासूम जिंदगी छीन ली। आज की दूसरी कहानी है झारखंड के कुमला जिले के कटरा गांव में रहने वाली संजीता किरकेटा की। संजीता की जिंदगी गरीबी और अभावों से भरी थी। 31 साल की संजीता के पिता अगस्तस और मां मैरी मेहनत मजदूरी करके अपने 3 बच्चों सुनील, संजीता और अनिल का पेट पालते थे। परिवार आदिवासी था, लेकिन उनके पूर्वजों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। फिर भी आदिवासी संस्कृति उनकी जड़ों में बसी थी। गरीबी के कारण अगस्तस के पास अपनी जमीन नहीं थी। वे दूसरों के खेतों में पसीना बहाते, तब जाकर परिवार का गुजारा होता। 14 साल की उम्र में संजीता की सुंदरता खिलने लगी थी। सांवली, छरहरी, लंबे बाल और कटीले नैनंक्ष, वो चांद सी लगती थी। उसकी जवानी की खुशबू ने जॉन नाम के एक दलाल की नजरें खींच ली। जॉन झारखंड की गरीब लड़कियों को दिल्ली ले जाकर प्लेसमेंट एजेंसियों को सौंपता था और बदले में मोटा कमीशन लेता। उसने अगस्तस को लालच दिया, तुम्हारी बेटी हीरा है और तुम गरीबी में जी रहे हो। दिल्ली में घरेलू नौकरानी का काम दिलवाओ, रहना खाना मुफ्त, सारा वेतन बचत। संजीता भी परिवार की तकलीफ देखकर दुखी थी। वो चाहती थी कि गरीबी दूर हो। पिता असमंजस में थे, लेकिन संजीता ने खुद कहा,
मैं जॉन अंकल के साथ दिल्ली जाऊंगी। माता पिता ने दिल पर पत्थर रखकर अनुमति दे दी। जॉन संजीता को दिल्ली ले गया और एक प्लेसमेंट एजेंसी को सौंपकर 20,000 रुपए लेकर चला गया। हफ्ते भर में संजीता को राजौरी गार्डन में करोड़ती दुग्गल साहब की कोठी में नौकरी मिल गई। उसे सर्वेंट क्वार्टर में कमरा, खाना और कपड़े मुफ्त मिले। वो वेतन का ज्यादातर हिस्सा गांव भेजती, जिससे परिवार को सहारा मिला। अच्छे खान पान और बेफिक्री ने संजीता की सुंदरता को और निखार दिया। उसका सलोना रूप किसी को भी मोहित कर सकता था। संजीता हर रविवार पंजाबी बाग के चर्च में प्रार्थना के लिए जाती। वहां उसकी मुलाकात मनोज बारा से हुई। मनोज झारखंड के लातेहार जिले के नाकोली गांव का आदिवासी था, जो ईसाई धर्म अपनाए हुए था। 12 साल की उम्र में एक एजेंट उसे दिल्ली ले आया था। वो भी राजौरी गार्डन में एक बिजनेसमैन की कोठी में नौकर था। पहली मुलाकात में संजीता और मनोज की नजरें मिली। उनकी आंखें एक दूसरे के दिलों में उतर गई। अगले रविवार को दोनों का ध्यान प्रार्थना पर कम, एक दूसरे पर ज्यादा था। तीसरे रविवार को मनोज ने हिम्मत जुटाकर संजीता से बात की। मैं मनोज, लातेहार से। तुम? संजीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। संजीता, कटरा से। बस यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। दोनों की फोन पर बातें होने लगी। मनोज की आवाज में एक गर्माहट थी, जो संजीता को सुकून देती। वो उसे मैसेज भेजता, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को रोशन करती है। संजीता भी जवाब देती, तुम्हारी बातें मुझे हल्का कर देती है। रविवार को चर्च में मिलना तय था। इसके अलावा बाजार जाते वक्त या फुर्सत में वे चोरी छुपे मिलते। एक दिन मनोज ने कहा, संजीता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। संजीता का दिल धड़क गया। उसने शर्माते हुए कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है। प्यार का इजहार हो गया और दोनों एक दूसरे में खो गए। एक शाम बाजार से लौटते वक्त मनोज ने संजीता को एक पार्क में रोका। बस एक पल रुक जाओ, उसने कहा और उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श संजीता को रोमांचित कर गया। मनोज ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा और एक हल्का चुंबन उसके गाल पर लिया। संजीता ने विरोध नहीं किया। वो पल उसे सपने जैसा लगा। उनकी मुलाकातें अब गहरी होने लगी। एक दोपहर मनोज ने संजीता को एक फ्लैट में बुलाया, जो उसके परिचित का था। मनोज वहां साफ सफाई करता था और उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। यहां शांति से बात करेंगे, उसने कहा। दरवाजा बंद करते ही मनोज ने संजीता को बाहों में लिया। तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है, उसने कान में फुसफुसाया। संजीता का शरीर सिहर उठा। उसने हल्का विरोध किया, मनोज, ये ठीक नहीं। लेकिन मनोज के स्पर्श ने उसकी इच्छाओं को जगा दिया। उस पल में दोनों एक दूसरे में खो गए। मनोज के होठों ने उसके गले और कंधों को छुआ और संजीता की सारी हिचक पिघल गई। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे गहरा अनुभव बन गया। इसके बाद उनकी मुलाकातें और गहरी हुई। वे चोरी छुपे मिलते और हर मुलाकात में उनकी नजदीकियां बढ़ती। संजीता को मनोज का स्पर्श, उसकी गर्म सांसें और प्यार भरी बातें एक नशे की तरह लगती। लेकिन दोनों जानते थे कि यह रिश्ता अधूरा है। वे विवाह करना चाहते थे। दोनों ने अपने परिवारों से बात की। चूंकि वे सजातीय थे, परिवारों ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। 2003 में संजीता और मनोज की शादी हो गई। कुछ महीने गांव में रहने के बाद मनोज संजीता को लेकर दिल्ली लौट आया। दिल्ली में मनोज ने किराए का मकान लिया। इस बार उन्होंने नौकरी छोड़कर अपनी प्लेसमेंट एजेंसी शुरू की। मेहनत और लगन से उनकी एजेंसी चल निकली। पैसा आने लगा। 2005 में मनोज ने निहाल विहार में मकान खरीदा। संजीता मैसी और मैक्स की मां बनी। उनकी जिंदगी सुखी थी। मनोज की एजेंसी तरक्की कर रही थी और उन्होंने कार भी खरीद ली। संजीता साल में 2 बार बच्चों के साथ मायके और ससुराल जाती। दिल्ली में उनके घर की देखभाल लक्ष्मी करती, जो संजीता के गांव की थी
और उनके घर में नौकरानी थी। लक्ष्मी परिवार का हिस्सा बन गई थी। 17 सितंबर 2012 को संजीता अकेली ससुराल गई थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें लक्ष्मी के भरोसे छोड़ा। 1 अक्टूबर को थाना निहाल विहार के इंस्पेक्टर रमेंद्र सिंह का फोन आया। संजीता जी, आपके पति की हत्या हो गई है। फौरन दिल्ली लौटें। संजीता पर गाज गिरी। उसने लक्ष्मी को फोन किया। लक्ष्मी ने रोते हुए बताया, मनोज भैया नहीं रहे। संजीता सदमे में बेहोश हो गई। गांव की महिलाओं ने उसे संभाला। परिवार ने उसे दिल्ली भेजने की व्यवस्था की। देवर संतोष और कुछ रिश्तेदारों के साथ वो ट्रेन से दिल्ली रवाना हुई। ट्रेन की खिड़की से सिर टिकाए संजीता अतीत में खो गई। मनोज की यादें, उसका स्पर्श, उसकी हंसी उसे सता रही थी। ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर रुकी। संजीता देवर संतोष और कुछ रिश्तेदारों के साथ उतरी। उसका मन भारी था, आंखें आंसुओं से भरी थी। मनोज की यादें, उसकी हंसी, उसका स्पर्श और उनकी पहली मुलाकात उसे सता रही थी। स्टेशन से निकलकर वे निहाल विहार के अपने घर पहुंचे। मैसी और मैक्स उसे देखते ही लिपट गए, बिलख बिलख कर रोने लगे। संजीता की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। बच्चों को सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोई। लक्ष्मी पास खड़ी थी, उसकी आंखें भी नम थी। कुछ देर बाद संजीता ने लक्ष्मी से पूछा, क्या हुआ था उस रात? लक्ष्मी ने बताया, 30 सितंबर को रात 8 बजे के बाद 2 युवक मनोज भैया से मिलने आए। मैं मैसी और मैक्स को पड़ोस में गुप्ता जी के पोते के जन्मदिन पर ले जा रही थी। मैंने उन युवकों को भैया से मिलाया और चली गई। थोड़ी देर बाद शोर हुआ। लौटकर देखा तो भैया खून से लथपथ थे। दोनों युवक फरार हो चुके थे। लक्ष्मी ने आगे बताया कि पुलिस ने अपराध संख्या 212/2012 के तहत धारा 302 हत्या में केस दर्ज किया। मनोज का शव पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया था। इंस्पेक्टर रमेंद्र सिंह ने कहा था कि संजीता आए तो उसे थाने भेजें। 3 अक्टूबर की सुबह संजीता थाना निहाल विहार पहुंची। रमेंद्र सिंह ने उसे बैठाया। संजीता की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेंद्र ने रोने दिया। जब वो शांत हुई तो उन्होंने कहा, शव मुर्दाघर में है, आप अंत्येष्टि की व्यवस्था करें। संजीता ने जवाब दिया, मैं शव झारखंड ले जाऊंगी। रमेंद्र ने समझाया, 3 दिन पुराना शव सड़ जाएगा, यही दाह संस्कार कर दें। लेकिन संजीता अड़ी रही। रमेंद्र को गुस्सा आया, तुम पुलिस को बेवकूफ समझती हो? शव ले जाने की आड़ में भागना चाहती हो? संजीता चौंकी। मैंने क्या किया? उसने चीख कर पूछा। रमेंद्र ने गरजते हुए कहा, हमने सब पता कर लिया। मनोज दुराचारी था। अपनी एजेंसी में आने वाली लड़कियों को भोगता था। लक्ष्मी को घर में रखा तो तुमने हंगामा किया। वो तुम्हें पीटता था। तुम उससे नफरत करती थी और उसकी हत्या की सुपारी दी। संजीता का चेहरा लाल हो गया। उसने मुंह छुपाया और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने सच उगल दिया। हां, मैंने सुशील और विमल कुजूर को 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने उसी दिन सुशील और विमल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हत्या की पूरी कहानी सामने आई। मनोज की तरक्की ने उसे बिगाड़ दिया था। पैसा आने के बाद उसका प्यार संजीता के लिए फीका पड़ गया। वो नई लड़कियों की तलाश में रहता। उसकी नजरें लक्ष्मी पर थी, जो संजीता की तरह सलोनी और जवान थी। मनोज ने लक्ष्मी को घर में रखा और उसे संजीता के अधिकार दिए। संजीता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मनोज को समझाया, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादार रहना चाहिए। बाहर मुंह मारने से बीमारियां होती हैं। लेकिन मनोज पर पैसे और तरक्की का नशा था। वो संजीता को पीटता और धमकी देता, तुझे घर से निकाल दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। संजीता चुपचाप सितम सहती रही। लेकिन जब मनोज ने लक्ष्मी को घर की मालकिन की तरह अधिकार दिए तो वो तिलमिला उठी।
उसे शक हुआ कि मनोज लक्ष्मी से शादी करेगा। वो टूट चुकी थी। मनोज की हरकतें, उसकी बेवफाई, लक्ष्मी के साथ नजदीकियां उसे जलन और गुस्से से भर देती थी। एक दिन उसने सुशील से बात की, जो रविवार को चर्च में मिलता था। सुशील रिक्शा चालक था और संजीता का परिचित था। बातों बातों में हत्या की योजना बनी। संजीता ने सोचा, मनोज के मरने के बाद वो और उसके बच्चे संपत्ति और एजेंसी के मालिक होंगे। सुशील ने 1.5 लाख रुपए मांगे। संजीता राजी हो गई। योजना के तहत सुशील को मनोज से मिलवाया गया। ये मेरे रिश्तेदार है, संजीता ने कहा। 17 सितंबर को वो ससुराल चली गई। सुशील ने अपने दोस्त विमल कुजूर को 50,000 रुपए का लालच देकर साजिश में शामिल किया। 30 सितंबर की रात 8 बजे सुशील और विमल मनोज के घर पहुंचे। मनोज उन्हें बेडरूम में ले गया, जहां वो टीवी देख रहा था। बातों में उलझाकर विमल ने छुरा निकाला और मनोज के पेट में घूंप दिया। फिर दोनों ने मिलकर उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद वे पिछवाड़े से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों, संजीता, सुशील और विमल को कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें जेल भेज दिया। जांच में पता चला कि मनोज की बेवफाई और लालच ने संजीता को इस कदर तोड़ दिया था कि उसने हत्या की साजिश रच डाली। लक्ष्मी के साथ मनोज की नजदीकियां, उसका उसे गले लगाना, उसकी कमर पर हाथ रखना संजीता के लिए असहनीय था। वो मनोज के स्पर्श को याद करती, जब वो उसे बाहों में लेता था, उसके गालों को चूमता था। लेकिन वही स्पर्श अब दूसरी औरत को मिल रहा था। ये जलन उसे हत्यारी बन गई। संजीता की कहानी दुखद थी। वो प्यार में पागल थी, लेकिन मनोज की बेवफाई ने उसे बर्बाद कर दिया। बच्चों का भविष्य बचाने की चाह में उसने गलत रास्ता चुना। अगर वो परिवार से अपनी पीड़ा साझा करती या कानून का सहारा लेती, तो शायद ये त्रासदी टल सकती थी। पुलिस ने लक्ष्मी से भी पूछताछ की, लेकिन वो निर्दोष पाई गई। उसने कहा, मैं सिर्फ नौकरानी थी। भैया मुझे बहन मानते थे। मैसी और मैक्स अब अनाथ थे। संजीता जेल में थी और मनोज की लाश मुर्दा घर में। परिवार की सारी खुशियां लालच और धोखे की भेंट चढ़ गई। ये कहानी एक सबक है। रिश्तों में वफादारी और ईमानदारी जरूरी है। पैसे का नशा और बेवफाई सिर्फ बर्बादी लाती है। अगर मनोज अपनी जिम्मेदारियां निभाता या संजीता सच का सामना करती, तो शायद ये कहानी अलग होती। प्यार में अंधा होना और गलत रास्ता चुनना हमेशा खतरनाक होता है। तो ये थी आज की कहानियां। अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जय हिंद, जय भारत।